पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये मुद्दे की बात है। देखिए, बिहार में और केंद्र में एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से सीएम नीतीश का कार्यकाल काफी भारी है। सीएम नीतीश को पता है कि बिहार में 4 साल से कैसे वो अपनी सरकार बनाए हुए हैं और कैसे आगे सरकार बनाए रखनी है। नरेंद्र मोदी भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा सहज रहते हैं कि सीएम नीतीश को कुछ नहीं बोलेंगे तभी हमारी सरकार टिकेगी। अमित शाह को मना करते हैं बिहार के मामलों में, लेकिन ये तो एक अलग बात हो गई। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आने वाला है उसकी बिसात बिछने लगी है। राजनीतिक जो दल हैं वो अपनी चालें चलना शुरू कर दी हैं। दल बदल का जो है वो भी शुरू हो गया है। राजद के कई विधायक भाग रहे हैं, बीजेपी किसी किसी को एंट्री दे रही है और जदयू में भी जो है, अब आप कल ही देखिए जिस तरीके से जदयू में भंग कर दिया गया कमिटी का, पॉलिटिकल एडवाइजरी की कमिटी थी उसको भंग कर दिया गया और 1 घंटे में ही जो है नई कमिटी का गठन कर दिया गया। ये क्या दिखाता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम दल एक्टिव है। लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने हैं, इसके भी परिणाम आएंगे, तो क्या बिहार की राजनीति पर इससे कुछ असर पड़ेगा? तमाम मुद्दों पर वापस से चर्चा करेंगे। नीतीश की गुप्त मीटिंग से मोदी खेमे में बेचैनी, 4 अक्टूबर को कौन सा खेल होने वाला है? 52 सांसदों की आरएसएस ने निकाली जन्म कुंडली। बाबा, आरएसएस अब एक्शन में दिख रहा है। सबसे पहले तो यही सवाल है कि अब आरएसएस बीजेपी के लोगों को डरा रहा है और ये बोल रहा है कि इस तरीके से काम करिए। देखिए, इस कहानी की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, जब 1 तारीख को लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण चल रहा था, उस पर वोटिंग चल रहा था। वोटिंग के दिन शाम में हमने भी एक सर्वे बताया था, एग्जिट पोल हमने बताया था कि किस तरह से ये सब कुछ चल रहा है और इसका असर क्या होने वाला है, क्या सरकार बन रही है। सब कुछ मिला जुला करके हमने बिहार का आकलन किया था और हमने ये भी बताया था कि आसान नहीं होगा 272 का आंकड़ा पार करना, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, हमारे आकलन के हिसाब से जो हमने सर्वे किया था और जिस तरह का मूड हम देख रहे थे बिहार का और देश का, उस मूड के हिसाब से हमने जो सर्वे किया था वो सर्वे लगभग वही तय माना, लगभग उसी के इर्द गिर्द रहा। हमने 30 से 32 सीटें बताया था कि बिहार में आएगा। हालांकि नीतीश कुमार वाले मुद्दे पर थोड़ा सा हम लोग गलत जरूर हुए थे कि हमने 10 सीट बताया था और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नरेंद्र मोदी का ऑरा था उस हिसाब से को लेकर के भी हमने ये कहा था। उपेंद्र कुशवाहा हारेंगे, ये भी बातें हम लोगों ने लगभग मान लिया था जैसे ही एंट्री हुई थी पवन सिंह की। बक्सर की बात कर लीजिए या अन्य क्षेत्रों की जहाँ जहाँ हार हुई है, शाहाबाद उसमें कुछ शाहाबाद के क्षेत्रों की बात अगर आपने कह दिया, शाहाबाद वो ऐसा क्षेत्र था जो अंतिम चरण में चुनाव होना था और अंतिम चरण में शाहाबाद ने बहुत सारे फैक्टर पर नरेंद्र मोदी को इग्नोर कर दिया, क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी पटना में, इसके अलावा पाटलिपुत्रा में आकर के उन्होंने खुद जमीन पे उतर करके रोड शो किया। और प्रधानमंत्री जब इतना सहज हो जाए, इतना ज़्यादा एग्रेसिव वो प्रचार करने लगे, प्रचार इससे पहले भी करते रहे हैं, बिहार से पहले भी आते रहे, लेकिन जमीन पर उतर करके उन्होंने प्रचार नहीं किया था। जमीन पे उतर करके जब देश का प्रधानमंत्री प्रचार करने लगे तो इसके मायने होते हैं कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि आप देखिएगा, अब इसको हम अदरवाइज नहीं लेना है, सिर्फ हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि आपके मोहल्ले में भी बहुत सारे स्ट्रीट डॉग होते हैं जी, स्ट्रीट डॉग, गली के कुत्ते। आप जाइएगा तो आप पर भौंकेंगे। अगर दूसरे मोहल्ले का कोई कुत्ता वहाँ आ जाए तो आप देखिएगा उसको कैसे डराता है, घुसने नहीं देता है। ये सारी प्रक्रियाएं ह्यूमन नेचर से होता हुआ इन जानवरों तक आया है। लोग भी अपने मोहल्ले के यार बिल्कुल आप हड़का करके रखते हैं। अगर आप कमजोर हैं तो आप और ज़्यादा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि कहीं ना कहीं हम मजबूत हैं, हमसे टकराने वाले को हम चूर चूर कर देंगे। किसी मोहल्ले में आप जाइए, उस मोहल्ले का बहुत बड़ा नामी दादा हो और उस रास्ते में आप जा रहे हैं, आपसे टकरा जाए, तब तो आपकी खैर नहीं। खैर तो तब नहीं है जब आप आगे की कहानी सुनिएगा तब ना। आप जा रही हैं, आप नहीं जानती हैं कि वो दादा है और आपसे टकरा गया तो आप क्या कीजिएगा? प्रणाम करके आइएगा,
कि उसको 2-4 घूंसा मार करके आइएगा। कैसे चलते हो? कैसे चल रहे हो भाई, तुमको चलने नहीं आता है। लेकिन अगर आपको पता रहे कि उधर से आ रहा है, उस सामने वो दादा है, बहुत बड़ा यहाँ का क्रिमिनल है, तो टकरा क्या, आपको ठेल भी देगा तो चुपचाप से आप रास्ता काट करके निकल जाइएगा। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। 10 साल में नरेंद्र मोदी का ऑरा जो है वो बहुत बड़ा रहा है। पूर्ण बहुमत में रहे हैं और पूर्ण बहुमत में रहने के बाद वो पूरी तरह से इस देश की सत्ता को डोमिनेट किए हैं। निश्चित रूप से आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये समझना होता है कि आप हाथी के कंधे पर तब तक हैं जब तक हैं, लेकिन जब नीचे उतरना भी तो है। 2024 के चुनाव में जैसे ही अंतिम चरण का चुनाव हुआ, प्रक्रिया जारी थी, भारतीय जनता पार्टी के इस थिंक टैंक को, जो कोर टीम के मेंबर हैं, उनको ये पता चल चुका था कि वो बहुमत से थोड़ा पीछे रह जाएंगे। और जब थोड़ा पीछे रह जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको किसी न किसी का सहयोग लेना पड़ेगा। और वहाँ से उनको लगने लगा कि अब यहाँ आरएसएस का यूज़ करना जरूरी है अंतिम चरण के लिए। इससे पहले आपने आरएसएस को पूछा नहीं, आरएसएस से बात नहीं की। पूरे 6 चरण के चुनाव हुए जिसमें आरएसएस की भूमिका, आरएसएस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को जरा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने और भारतीय जनता पार्टी का जो कोर टीम है उसको ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी का हम चेहरा जितना बड़ा रखेंगे, जितना उनका ऑरा ऊपर रखेंगे, उतना ही ज़्यादा हम दबाव बना के रखेंगे। क्योंकि आरएसएस एक ऐसी संस्था है, भारतीय जनता पार्टी इस बीच में बहुत बदली भी है। भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में अपना जो मूल उसकी अवधारणा थी उससे थोड़ा पीछे बैकफुट पे आई है, क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए आपको सामंजस्य बिठाने की जरूरत होती है। और भारतीय जनता पार्टी 10 साल में ये समझ भी गई थी। एक तरफ वो अपने एजेंडा लागू कर रही थी और दूसरी तरफ अलग अलग वर्गों को जो नाराज चल रहे थे उनको खुश करने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन आरएसएस के साथ रहते हुए, चूंकि आरएसएस पर एक ठप्पा हिंदुत्व का लगा हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी किनारा करके रखना चाहती थी। लेकिन कब तक आप किनारा रखिएगा? आपके पिताजी चाहे जैसे भी हो, आपके पिता हैं, उनका नाम अपने नाम से नहीं ना काट दीजिएगा। अब जहां भी लिखा जाएगा वहां भी लिखा जाएगा आपके पिताजी का नाम। आरएसएस को हटाने की कोशिश तो बहुत हुई, लेकिन उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और सेकुलर बनने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी अपने मूल आइडियोलॉजी से भटक गई। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जैसे लोग भी मजबूत होते गए। नीतीश कुमार तो पहले भी मजबूत थे। नीतीश कुमार ने एनडीए में रहते हुए 1996 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को उसके मूल एजेंडे से दूर रखा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता था तो सबसे पहले राम मंदिर का चर्चा नहीं करना है, धारा 370 का चर्चा नहीं करना है, कॉम्युनल बात नहीं करनी है, ये सारा चीज पर ब्रेक लगा देते थे नीतीश कुमार और बाकी के जो घटक दल थे। लेकिन 10 साल में भारतीय जनता पार्टी अपने को बदली। लेकिन दूसरी तरफ उसे ये लगने लगा कि आगे सत्ता को कंटिन्यू करने के लिए हमको वो आइडियोलॉजी अपनाना पड़ेगा जिससे 70 साल तक कांग्रेस राज करती रही और उसकी तरफ शिफ्ट होने लगी। लगभग उसी तरह से वो सरकार चलाने भी लगी। लेकिन 2024 में जो कुछ भी हुआ उसके बाद चुनाव के बीच में ही भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया था कि नरेंद्र मोदी का नाम जो सिक्का चलाना चाहते वो सिक्का खोटा निकला, नहीं चल पाया। ठीक है, पुराना सिक्का है तो वजन के हिसाब से लोग लेगा। 1 रुपये का सिक्का अगर आपके पास 1 किलो हो तो उसका 20 रुपया मिल जाएगा। ये सारी बातें कहीं ना कहीं समझते हुए भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी ने अपने गणमुन के द्वारा आरएसएस तक ये संदेश भेजा। आरएसएस को लगा कि बताइए अंतिम समय में क्या कर सकते हैं। आप मरे हुए को ले जाकर के डॉक्टर के पास तो जाइए और कहिए कि भाई इसको इंजेक्शन देके जिंदा कर दिए, तो क्या करेगा डॉक्टर? सांस रहेगा तभी ना कुछ करेगा। अब तो आप अंतिम चरण का चुनाव भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब आप मेरे पास मदद मांगने हैं, क्या मदद मांगने में आए हैं? तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी निश्चित रूप से थी। और नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही कहा ठीक है आगे हम देखेंगे क्या करना है, आप लोग अपने बता रहे थे कि हम पूरी तरह से कैपेबल हैं। इसी बात को लेकर के जेपी नड्डा ने एक बयान भी जारी कर दिया जब आरएसएस से मदद नहीं मिली तो उन्होंने जारी कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में है, चुनाव लड़ने की स्थिति में है, आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है। ये काफी असर किया और आरएसएस यहाँ से अलर्ट मोड में आ गई। चुनाव परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला और यहाँ से आरएसएस ने अपने हाथ में धीरे धीरे कमान लेना शुरू कर दिया और बड़बोलेपन का
जवाब भी देना निश्चित रूप से RSS नरेंद्र शुरू कर मोदी को दी है। बुला करके, अमित शाह को बुला करके, जेपी नड्डा को बुला करके और उस कोर टीम के राजनाथ सिंह को, सबको बुला करके मीटिंग। भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस ने इन लोगों का स्क्रू टाइट किया और कहा, तो लास्ट में इन लोगों ने कहा कि ऐसा है कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, आने वाले विधानसभा में हम प्रूफ करेंगे। अब यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है और इस नई कहानी में आरएसएस जो है वो अपने हिसाब से जब राजनीति करने लगेगा तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार, नड्डा, नरेंद्र मोदी, राजनाथ, बाकी के जितने भी लोग, घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, जिसके कारण एनडीए की सरकार बनी हुई है, उन लोगों के भीतर एक बेचैनी होगी, क्योंकि एग्रीमेंट तो इन लोगों का हुआ है किसके साथ? नरेंद्र मोदी के साथ। और सत्ता का कमान कौन संभालने जा रहा है? आरएसएस। तो आरएसएस के साथ उनका एक नया समझौता होगा। अब उस नए समझौते में क्या होगा? ये भी हो सकता है कि नए समझौते में जो पहले वाली बात चल रही थी वो होने लगे। ऐसी स्थिति में इन सभी घटक दलों को डर लग रहा है। नीतीश कुमार को भी डर लग रहा है और हम 2-3 दिन से खबरें देख रहे हैं लगातार कि चिराग पासवान की पार्टी को लेकर के भी कहा जा रहा था, फलाने ने भेंट किया, चिलाने ने भेंट किया, केंद्रीय टीम लगी हुई है, उनके पार्टी के सांसदों को अपने तरफ करने में लगी हुई है। ये सारी परिस्थितियां, सारी चीजें भले ही भ्रम हो लेकिन चल तो रही हैं। तो निश्चित रूप से अगर आपको ये अनाउंसमेंट हो जाए, मौसम विभाग कह दे कि आज ओला पड़ेगा, भले घर से मत निकलिएगा, नहीं पड़े लेकिन आप अलर्ट तो रहिएगा ना। ऐसा नहीं ना कि जब कहेगा कि ओला पड़ रहा था आप धान सूखने के लिए छत पर डाल दीजिएगा क्योंकि बहारने में सब भीग जाएगा। नहीं, समेटने में सब भीग नहीं जाएगा। तो पहले से आप अलर्ट रहिएगा कि धान नहीं पसारना है। अब वही स्थिति हुई कि जब जैसे ही ये चीज़ें पता चलने लगी, वहाँ से एक नई बात शुरू हुई और कहीं ना कहीं आरएसएस ने जो अपने हिसाब से अब सारे काम को देखना शुरू किया है। तो नीतीश कुमार और उनकी टीम, चूंकि नीतीश कुमार बड़े भाई हैं, बिहार में चुनाव होने वाला है और बिहार का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि जो दल बिहार से एनडीए में जुड़े हुए हैं उनकी बिहार में क्या स्थिति होगी। पापा ये भी हो सकता है कि विधानसभा चुनाव पहले हो जाए समय के, इस पर भी ये सारी बातें जो है चर्चा का विषय है, ये चर्चा का विषय है। लेकिन चुनाव जब भी होगा तो आप समझिए ना, चुनाव पहले हो जाए तो उससे क्या अंतर पड़ना है, चुनाव बाद में हो तो उससे क्या, समय पर हो तो क्या अंतर पड़ना है। लेकिन चुनाव होने से तो असर पड़ना है ना। चुनाव होगा तो ये प्रूफ करना है चिराग पासवान को हम 5 सीट में से 5 सीट जीत करके आए तो हमको 35 को सीट चाहिए और 35 को सीट में से 35 को कैसे जीते। यहाँ उनको अपना बेसलाइन बनाना है, क्योंकि जब कहते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट तो दिल्ली में जाकर के तो नहीं ना बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बिहार में ही करेंगे। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के लिए आपको बिहार की धरती पे अपने विधायक बनाने होंगे, अपने एमएलसी बनाने होंगे जो बिहार से आपको फीडबैक दें, बिहार में विकास का एक रास्ता बनाए। और ये तभी संभव जाओ कि विधायक हों, आपके विधान परिषद के सदस्य हों। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार भी सशंकित हैं, चिराग पासवान भी सशंकित होने चाहिए और जीतन राम मांझी को भी सशंकित होना चाहिए। इसके अलावे लगातार जो नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं, कभी सरजू राय को बुला देते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में ये अनाउंसमेंट हो जाता है कि यहाँ पर हम नीतीश मॉडल लागू करेंगे, वहां से लोग आकर के नीतीश कुमार से मुलाकात करने लगते हैं। श्रवण कुमार ने कहा, लेकिन श्रवण कुमार ने उससे पहले भी बहुत सारी बातें कही ना। श्रवण को वहाँ उत्तर प्रदेश से टीम आकर के नीतीश कुमार से मुलाकात करती है कि भाई नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का विस्तार कैसे किया जाए। श्रवण कुमार को वहाँ का बनाया जाता है प्रभारी और वो सीधे कह देते हैं कि यहाँ पे हम नीतीश मॉडल लाएंगे। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 2 लोग प्रभार लिए हुए हैं। एक तो अशोक चौधरी खुद ही स्ट्रेटजिस्ट है, अच्छा खासा मैनेजमेंट करना जानते हैं, कैसे चीजों को बदला जाता है वो जानते हैं। तो दूसरी तरफ संजय झा जो पद पर ज्वाइन करते ही झारखंड में चुनाव लड़ने की सबसे पहले घोषणा की। इसके अलावे चिराग पासवान से कई राउंड की गुप्त मुलाकात। अब तो जीतन राम मांझी जो नाराज थे वो भी गुप्त मुलाकात कर रहे हैं, उनकी भी सूचनाएं आ रही हैं, गुप्त मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच श्याम रजक गुप्त मुलाकात की है। इस तरह से ये बड़ा जो आपको नजर आ रहा है वो बड़े कैनवास पर अगर इस तस्वीर को आप देखें तो आपको सीधे नजर आएगा कि नीतीश कुमार के एंड से कुछ ना कुछ खेल जरूर हो रहा है। और इस खेल में इतना ही नहीं, इस खेल में शत्रुघ्न सिन्हा का बिहार आना, उनके बेटा का बिहार आना और नीतीश और ये अनाउंसमेंट करना, तारीफ तो वो करते ही हैं, ये अनाउंसमेंट करना कि उनके बेटा फलाने सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये सारी बातें इस तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं
नीतीश कुमार का एंगल 2 स्टार्ट है। अब आपको ये समझना होगा कि 4 अक्टूबर के बाद क्या होने वाला है। तो 4 अक्टूबर को औकात पता चलेगा। आपने एक सर्वे देखा होगा ना, बिल्कुल, मूड ऑफ द नेशन सर्वे, जिसकी खबरें भी आप लोगों ने चलाई है। आखिर जरूरत क्या थी उस सर्वे की? चुनाव तो खत्म हो चुका था, तो उस सर्वे को दिखाने का, जैसे मानते हैं कि आपको कोई किसी से झगड़ा हुआ, आकर के आपको ठोक ठाक के चल दिया, और उसके बाद आप कहिएगा अच्छा तो मार के चल गए तुम ना, अगली बार तुम आके दिखाओ। अपने अगल बगल वाले को कह देगा अच्छा हमारे हाथ में हथियार नहीं था, तुम लोग 20 आदमी मिल करके मारे थे ना, आओ अब 40 आदमी आओगे तो तुमको हम देख लेंगे। यानी आप अपने आप को समझाते हैं, अपने आप को इनकरेज करने की कोशिश करते हैं। 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा फंसी हुई है, तो नरेंद्र मोदी का ऑरा बड़ा हो। और इसमें 2 बातें और बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो नरेंद्र मोदी का जिस तरह से भद पिटा 2024 के चुनाव में, अब राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक का मानना है कि यहाँ नरेंद्र मोदी को थोड़ा बैकफुट पर रखा जाए और आरएसएस को आगे रखा जाए, जिससे कि अगर हारते भी हैं वहाँ तो नरेंद्र मोदी का जो है टैग लाइन वो उन पर न लगे कि हार गए। उनको सिर्फ जीतता हुआ दिखाने की, खास करके गुजरात लॉबी जो है वो चाहती है कि वो जीतता हुआ ही दिखे। तो ऐसी स्थिति में इस चुनाव में जो 2 राज्यों में घोषणा हुई है वहां प्रतिष्ठा फंसी हुई है, और उस प्रतिष्ठा को निकालने के लिए आरएसएस प्रभावी होगी। अब आरएसएस प्रभावी तो होगी, आरएसएस के प्रभाव में भी आएंगे। आप एक्सपोज हो चुके हैं, जब भी किसी का है ईडी का तो आप कहा जाता है कि संवैधानिक पद भी इनका है। बिल्कुल कहा जाता है कि सब अमित शाह करवा रहे हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है, वो जबरदस्ती दबाव में करा रहे हैं। इस बीच में आपको ये भी पता चला होगा कि ईडी के एक अधिकारी को घूस लेते हुए पकड़ा है। इसके बाद ये भी पता चला जब राहुल गांधी ने ये कहा कि ईडी हम पर रेड करने वाली है, हमको स्वागत करेंगे, हमको इंटरनली पता चला है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आप कुछ ना कुछ गेम करते रहें। अब ये बचते हैं 240 के बाद 92 अगर जो का संख्या है तो 52 सांसद बचते हैं। ये 52 सांसद विभिन्न दलों के हैं। इन 52 सांसदों पर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के जन्म कुंडली निकालने से लेकर के इनका सर्वे तक करा करके बैठी हुई है आरएसएस। किसकी क्या कमजोरी है, किसका कौन सा नस दबाना है, और ये बात ये 52 भी समझ रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अगर सत्ता में है तो लोग उसके साथ दे सकते हैं, लेकिन जिस दिन पता चल जाए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी और उसको सत्ता से बेदखल करके हम प्रभाव बना सकते हैं, तो ये मान के चलिए ये 52 सांसद उस इंतजार में हैं कि कब कि हम कैसे पलट जाए। भारतीय जनता पार्टी पर यह टैग लगा हुआ है कि वो अपने साथी दलों को निगल जाती है। जैसे अब इस परिस्थिति को लेकर कई बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा भी है कि या तो ये छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय दल हैं, वो विलीन हो जाएंगे या विलय कर जाएंगे। अब इन सारे टैगलाइन के साथ एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी को बचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की लॉबी कर रही है और आरएसएस को आगे करके सारा दोस्त नरेंद्र मोदी से निकालने की कोशिश कर रही है, ये बातें समझ चुके हैं नीतीश कुमार भी। और यही कारण है कि नीतीश कुमार बारी बारी से करके सबको बुला रहे हैं और मीटिंग्स कर रहे हैं। प्लान बी पर चर्चा हो रही है कि हम लोग कैसे इससे निपटेंगे। इसके साथ साथ बीच में प्रशांत किशोर के आ जाने से और भी कई बातें होने से तेजस्वी यादव का जो आंकड़ा है, उनका ग्राफ जो बढ़ा है 2024 में, उसको लेकर सभी विषयों पर चर्चा हो रही है। 2025 में नीतीश कुमार को लगता है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे पहुंचेंगे, कौन उनको आसानी से पहुंचा सकता है, उसकी तलाश में वो अलग अलग जगह उंगली डाल करके चेक कर रहे हैं कि इस बर्तन का पानी कितना गर्म है, इसका कितना गर्म है, इसका कितना गर्म है, ठंडा कहाँ है। ये सारी प्रक्रियाएं चल रही है। चलिए देखिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा की हमने। विधानसभा चुनाव बिहार का दूर है, लेकिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भी परिणाम आने वाले हैं। पापा ने जैसा बताया कि इससे भाजपा को अपनी औकात पता चल जाएगी, ये भी पता चल जाएगा कि हमारा क्या वहां पर रिव्यू है और जनता क्या चाहती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।